तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट है क्या? तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक तो जैसे सी शार्प, जावा, डॉट नेट, ये पूरी प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि ये स्टैंड अलोन इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हो, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जनरली इतने ज्यादा बड़े काम के लिए यूज नहीं होती कि आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना है या पूरा प्रोडक्ट बनाना है तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से ही आपने बना दिया। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जनरली कहाँ पे यूज होती है? जहां पे थोड़ा बहुत मैनुअल काम आप कर रहे हो, आपने उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई। स्क्रिप्ट बनाना मतलब कोड लिखा उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और उसे एग्जीक्यूट कर दिया कि वो मैनुअल काम अब ऑटोमेटेड हो गया। जैसे मान लो रोज आपको वैसे बैंक होता है ना, बैंक्स, तो उन्हें क्या होता है, रोज जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उन्हें उठा के एक दूसरे डाटाबेस में डालना होता है वो डाटा। तो वो क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट बना देते हैं कि भाई दिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उन्हें वहां पे उसको जाके रीड करो, डाटा उठाओ और दूसरी जगह डाल दो। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम होता है। मतलब ये वन ऑफ द काम है, और भी काम होते हैं छोटे मोटे काम जो इसके लिए इनिशियली बनी गई थी। लेकिन जावा स्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर हो गई, बनते बनते ये बहुत पॉपुलर हो गई। और अब जावा स्क्रिप्ट खुद ही अपने आप में एक फुल फ्लैश्ड एप्लीकेशन बना सकती है विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट अपने आप में ही फुल फ्लैश्ड एप्लीकेशन भी बना सकती है। अब क्योंकि पहले ये सिर्फ फ्रंट एंड पे काम आती थी, अब बैक एंड पे भी आने लगी। बैक एंड क्या होता है? जो सर्वर पे कोड लिखा होता है। सर्वर पे क्या लिखा होता है कोड? डॉट नेट का, जावा का या पाइथन का, ये वाला कोड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, थोड़ा सा ये बेसिक जान लो। फर्स्ट क्लास में मैं ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोग सबने मेरी फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी, तो तीन चीज होती है ना। ये होता है एक फ्रंट एंड, यहाँ पे मान लो यूजर बैठा है, तो यूजर को क्या दिखता है? खाली फ्रंट एंड दिखता है। फ्रंट एंड मतलब जो आपके ब्राउजर पे चल रहा है, तो ये क्या हो गया? फ्रंट एंड। और फिर फ्रंट एंड में क्या आता है? HTML आ गया, CSS आ गया, जावास्क्रिप्ट, ये सब आ गया। अब फ्रंट एंड से जब सारा काम नहीं होता तो वो बैकएंड में जाता है कुछ डाटा लाने, ये सब काम करने। तो यहाँ पे बैकएंड का कोड होता है। बैकएंड मतलब जनरली API सर्विसेज या आपका MVC एप्लीकेशन, इस तरह की चीजें होंगी जहां पे आपका कोड लिखा होगा। और तीसरा क्या होता है? डाटाबेस। इतना तो आप सब लोगों को पता है, कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। ठीक है। तो तीसरा क्या होता है? डाटाबेस होता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये फ्रंट एंड पहले बनी थी सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए मतलब कि HTML आपने लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राउजर सिर्फ HTML की भाषाएं समझता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन जब HTML में कुछ कोड लिखा हुआ है उसके साथ आपको कुछ फंक्शनैलिटी देनी होती थी, तब आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व होते होते जावास्क्रिप्ट इतनी इवॉल्व हो गई कि ये पूरा फ्रंट एंड का भी कोड कर सकती है, बैक एंड का भी कर सकती है। डाटाबेस अपना यूज करना पड़ेगा, डाटाबेस तो किसी भी लैंग्वेज में अपना नहीं होता, तो इसलिए डाटाबेस से यूज करना पड़ेगा, बाकी पूरा काम कर सकती है अभी। अच्छा, फ्रंट एंड पे जरूरत क्यों पड़ती है लिखने की कोड? पूरा कोड बैक एंड पे ही क्यों ना लिख दें? फ्रंट एंड पे खाली UI दिखाएं, खाली लुक एंड फील दिखाएं, कोड पूरा बैक एंड पे लिख दें। कोई बता सकता है कि फ्रंट एंड पे क्यों जरूरत पड़ती है कोड लिखने की? सर तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी चाहिए होते हैं ना सर। ठीक है, आप कह रहे हो क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी चाहिए, ठीक है, एक रीजन ये है। बट जो दूसरा मेन रीजन क्या है कि भाई ये कोड आपका पड़ा है सर्वर पे। सर्वर का मतलब है कि एक लोकेशन, मान लो एक लोकेशन, इंटरनेट पे ही एक लोकेशन पे कोड पड़ा हुआ है। अगर आप हर काम, और ये ब्राउजर है, फ्रंट एंड कहां पे होता है? ब्राउजर पे। और यूजर को दिखता भी ब्राउजर है। अगर आप हर काम के लिए सर्वर पे जाओगे, डाटा लेके आओगे, सर्वर पे जाओगे, डाटा लेके आओगे, तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो होगी। होगी या नहीं होगी? अगर मैं बोलूं कि आपको
बहुत एक ड्रम है, उसमें पानी भरना है, लेकिन पानी आपको अपने घर से नहीं लेना, पानी आपको लेके आना है पिछली गली, अगली गली, 2-3 गली छोड़ के, वहां से एक नलके से। तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है, या बोल दूं चलो अपने घर से ही पानी भर दो, वो ज्यादा कन्वीनियंट है? आंसर है अपने घर से ही भर देंगे। तो उसी तरह से जब ब्राउजर पे ही सब कुछ दिखना है, और अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राउजर पे ही सारा काम कर दे रही है, उसे बैकएंड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो क्यों ना हम ब्राउजर पे ही काम कर ले। वो फास्ट रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, और आपकी एप्लीकेशन बहुत फास्ट फास्ट हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगी। इसीलिए फ्रंट एंड लैंग्वेज का जावास्क्रिप्ट का इजाज हुआ था। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने बताई, या कोई कुछ समझ में नहीं आया? क्लियर है सर, एजेक्स यूज यस करके सर। करते हैं। ठीक है, राशि आप बताओ। आ गई सर। ठीक है। अब एक इस और क्या क्या इसका फायदा है। एक तो ये तो मैंने बता ही दिया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इंटरेक्शन करती है वेब पेजेस के साथ। वेब पेजेस मतलब वही जो ब्राउजर पे आपके दिखेगा पेज, वो वेब पेज होगा। और ये सारे ब्राउजर पे काम कर जाती है, चाहे कोई सा भी ब्राउजर ले लो, क्रोम ले लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज ले लो, या कोई भी दूसरा ब्राउजर ले लो, सब पे काम कर जाती है। अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझ लेते हैं, इतना ही है बस इसमें, बेसिक में तो यही चीज है। थ्योरी थ्योरी कम पढ़ेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल वाले बंदे हैं तो प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे। बट समझ लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, कि भाई 1995 में इन इंसान ने बनाई थी, ब्रेंडन एच, पता नहीं क्या नाम, सरनेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता, बट ब्रेंडन जी हैं, इन्होंने 1995 में इसको बनाया था। और शुरुआत तो वही छोटे मोटे काम स्क्रिप्टिंग से ही की गई थी, बट ये बाद में इवॉल्व हो गई, और इवॉल्व होके अब फुल एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हैं फिलहाल। जैसे रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, इन सब का नाम सुना होगा आपने। तो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, या फिर व्यू जेएस, ये सारी एप्लीकेशन क्या है, ये जावास्क्रिप्ट की, कोई जावास्क्रिप्ट ही इनकी मेन लैंग्वेज है। मेन लैंग्वेज मतलब जावास्क्रिप्ट में ही सारा कोड लिखा हुआ है, ये जस्ट उनकी रैपर है। रैपर का मतलब कि जावास्क्रिप्ट में वही काम करने में अगर 10 लाइन लिखनी पड़ती, तो रिएक्ट में वही काम करने में 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इन्होंने अपने आप एक लाइब्रेरी बना के आपको दे दी कि भाई सीधा जावास्क्रिप्ट मत यूज कर, मुझे यूज कर, और मैं ज्यादा कन्वीनियंट होंगी एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट यूज करने के। तो रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ये सब फ्रंट एंड क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जो भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है वो सब जावास्क्रिप्ट को ही यूज करती है। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। अब एक और इवेंट याद रखना है, 2009 से पहले, ऐसे हर लैंग्वेज में एक एक वर्जन बढ़ता रहता है, जावास्क्रिप्ट का भी अपना अपना वर्जन बढ़ता रह रहा था, कि भाई एक वर्जन आ गया, 2 वर्जन, 3, 4, ऐसे करके। पर 2009 में एक आया ES5। ES का मतलब होता है एक्मा स्क्रिप्ट। क्या है एक्मा स्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को ही एक्मा स्क्रिप्ट कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। ऑफिशियल नेम समझ लो, इसका ऑफिशियल नेम एक्मा स्क्रिप्ट है, बट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये ऑफिशियल नेम है। इट जस्ट कोई एक्मा स्क्रिप्ट तुम सुनोगे नहीं, सब लोग जावास्क्रिप्ट ही बोलते हैं, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट का ही नाम एक्मा स्क्रिप्ट है। तो जब इसका ES5 जब डेवलप हुई, तो इन्होंने इसको पूरे सिरे से चेंज कर दिया, काफी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आए ये। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना दी इसको, कई सारे स्पेशल कीवर्ड लेके आए, लेट लेके आए, और कांस्टेंट ऐसे कीवर्ड लेके आए। तो कई सारी नई चीज यहाँ पे लेके आई। तो यहाँ के बाद की जावास्क्रिप्ट और इससे पहले वाली जावास्क्रिप्ट, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है, और अब हर जगह ES5 ही होती है। कुछ एक ब्राउजर हैं जो पुराने पे अभी चलते हैं, जिन्होंने अपडेट नहीं किया, लेकिन वो पुराने वर्जन ऑफ द ब्राउजर होंगे। तो मान लो अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है जो कभी भी अपडेट ही नहीं हुई, तो उसमें हो सकता है ये पुराना वाला क्या बोलते हैं वर्जन पड़ाओ। और मान लो कोई आपका डेस्कटॉप बहुत पुराना है, जिसमें कभी भी आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर अपडेट ही नहीं किया, तो वहां पे पुरानी वाली चलेगी। लेकिन अब ज्यादातर ब्राउजर में आपको नई वाली एक जावास्क्रिप्ट मिलेगी, और यही आपको सीखना और पढ़ने का फायदा है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। चलो जी, अब एक और चीज देखते हैं। क्या देखते हैं कि भाई करता क्या है ये, वेब डेवलपमेंट में कहाँ पे काम आता है। तो जैसे आपको पता है HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बना देता है, कि भाई एक डिव बना दिया, कैसे करता है ना। HTML में क्या होता है,
एक div हो गया, कहीं पे div बना दिया, एक्चुअली div की जगह ये बोलता हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, हेड बना दिया, फिर बॉडी बना दी, तो पूरे पेज को डिवाइड कर देता है, मतलब HTML एक स्ट्रक्चर बना देता है। और फिर फुटर भी बना सकते हो, और हर का मतलब स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है, स्लैश लगा के एंडिंग टैग लिखते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। अब इसने स्ट्रक्चर बना दिया, बट खाली स्ट्रक्चर, अगर आप एक बिल्डिंग देखो, उसमें खाली मैं स्ट्रक्चर खड़ा कर दूं, तो क्या बिल्डिंग सुंदर लगेगी नहीं लगेगी? घर आपका सुंदर लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, राइट? तो इसमें कलर वलर, पेंटिंग वेंटिंग ये सब करनी पड़ेगी। वो सब कौन करता है? कलर करना, पेंटिंग करना कौन करता है घर में? यहाँ पे बताओ। CSS। CSS। CSS क्या करती है? इसका काम होता है भाई कलर वलर करना, लुक एंड फील अच्छा इंप्रूव करना। अब घर में कलर वलर भी हो गया, ढांचा भी खड़ा हो गया। अब क्या है? अब घर की कुछ फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि भाई दरवाजा धक्का दूं तो खुल जाए, बंद करूं तो बंद हो जाए, विंडो खुल जाए बंद हो जाए, घर के अंदर अगर टीवी है तो जल जाए खुल जाए। तो फंक्शनैलिटी कौन देगा इसमें? एक घर में फ्रंट एंड, अगर सिर्फ फ्रंट एंड की बात करें तो फंक्शनैलिटी कौन देता है? जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी देगी, जावास्क्रिप्ट। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि बिहेवियर इंटरेक्टिविटी ये करेगा, स्टाइल ये करेगा, और स्ट्रक्चर अपना कौन देगा? HTML। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। चलो राशि, आपको क्लियर है सर। चलो अब कैसे करेंगे? इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो क्या करना है? बहुत ही लाइट वेट होता है ये, माइक्रोसॉफ्ट का है, सबसे पॉपुलर यही है आजकल। इसे क्या बोलते हैं? IDE। तो इसे ये समझ लो प्लेटफॉर्म है कोड लिखने का, जैसे विजुअल स्टूडियो वैसे विजुअल स्टूडियो कोड है। इसमें आप चाहो तो सारा विजुअल स्टूडियो का सारा कोड इसमें ही लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम इसको फ्रंट एंड की चीजों के लिए यूज करते हैं, कि जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख लेंगे, बैकएंड का विजुअल स्टूडियो में बना लेंगे, डाटाबेस का SQL सर्वर में, तीनों को कनेक्ट कर देंगे। जनरली ये करते हैं, बट चाहो तो इसमें आप पूरा का पूरा कोड भी लिख सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है। तो इसे डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड फॉर विंडो आ रहा है, अगर आपका विंडो है तो विंडो के लिए, अगर एप्पल है तो उसके लिए। डाउनलोड कर लिया आपने तो इस तरह से खुल जाएगा। खोल लेते हैं। चलो अभी ये फोल्डर नहीं होगा, बंद कर देता हूं ये फोल्डर। आ गया, ये रहा क्लोज फोल्डर। ऐसे करके कुछ खुलेगा। आपके में कुछ एप्लीकेशन एप्लीकेशन ये सब तो दिखेगी नहीं, आपको खाली क्या बोलते हैं, ये न्यू फाइल ओपन फोल्डर ये सब दिखेगा। तो यहीं पे क्लिक करो, चाहे यहां पे क्लिक कर दो, चाहे यहां से ओपन फोल्डर कर लो। एक आपको फोल्डर ओपन करना है। फोल्डर मतलब जहां पे भी आप अपना कोड लिखना चाहो, उस एक फोल्डर के अंदर वो कोड लिखोगे। तो हम जाते हैं अपना, कहाँ करेंगे हम ओपन? सोर्स रेपो, इसके अंदर ये वाला फोल्डर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखा है, खाली फोल्डर है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर, और ओपन हो जाएगा ये फोल्डर। इसे भी फिलहाल के लिए बंद कर दो, कुछ नहीं है अभी। ओपन हो गया। तो फोल्डर खाली ओपन होने से कुछ नहीं होगा, बस इस फोल्डर में आप कोड लिख सकते हो। मोटा मोटा देखें तो यहाँ पे फ्लाइल वाइल ऊपर का सेक्शन, ये जो आपका वहां पे विजुअल स्टूडियो में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर था, यहाँ पे ये सिंपल एक्सप्लोरर है। यहाँ ये फाइंड वाइंड करने के काम आएगा। यहाँ पे क्लिक करें तो अगर आपको गिट वगैरह में कनेक्ट करना है तो गिट वगैरह कनेक्ट करने के काम आता है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपको अपनी एप्लीकेशन रन वन करनी है तो उसके काम आता है। और लास्ट वाला क्या है कि आपको अगर कोई न्यूगेट पैकेज जैसे वहां पे होता था, वैसे यहाँ पे पैकेज वगैरह को इंस्टॉल करना हो तो उसके काम आता है। आपको भी इन सबसे ज्यादा खास अभी जरूरत नहीं है, जब जब जरूरत पड़ेगी तो बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे एक फाइल बनाओ। पहली फाइल हमें क्या बनानी है? एक इंडेक्स, क्योंकि भाई जब तक स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा करोगे
तब तक आप गेट कहां से खोलोगे, बंद करोगे, राइट? तो घर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट कोड आपने लिख दिया और मस्त चला दिया चल जाएगा। जावास्क्रिप्ट अपने आप में नहीं चलता, वो एचटीएमएल के अंदर अंदर ही चलता है। तो आपको जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए एक एचटीएमएल लिखनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। यस सर। चलो, तो क्या बनाएंगे, एक एचटीएमएल फाइल बना दी हमने, बन गई हमारी फाइल। अब एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर दे देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर देने का एक तो कोड है कि आप अपने हाथ से लिखो, दूसरा ये विजुअल स्टूडियो जैसे कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपको एक सुविधा देते हैं। कैसी सुविधा? शॉर्टकट, ये वाला टैब, ये वाला बटन दबाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, इसे एमएट एमएट बोलते हैं, एमएट एमएट एब्रीविएशन, कि ये करके टैब दबा दो, अपने आप ही बेसिक कोड लिखा आ जाएगा। दोबारा से क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला बटन दबाना है, टैब दबा देना है, एक बेसिक एचटीएमएल का कोड ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए लिख देगा, जिसमें बता रहा है भाई कि एचटीएमएल है, लैंग्वेज इंग्लिश है, हेड है इसका, बॉडी है, और बाद में एचटीएमएल बंद हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, लेकिन हम एचटीएमएल तो पढ़ नहीं रहे, तो इससे हमें कोई खास लेना देना है नहीं। हमें किससे लेना देना है? हमें तो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। अच्छा, इंडेक्स ही क्यों लेते हैं? जनरली हम पहली फाइल इंडेक्स लेते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सर्वर होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट कोई सा भी सर्वर होता है, वो क्या समझता है कि पहली फाइल जो हमें मुझे एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि मान लो 10 फाइल बना दी, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कौन सी फाइल से शुरुआत करूं मैं? तो बाय डिफॉल्ट जो सर्वर होते हैं वो इंडेक्स नाम की फाइल ढूंढते हैं और इंडेक्स से शुरू करते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि भाई नहीं, इंडेक्स से नहीं, मोनू नाम की फाइल है, सोनू नाम की फाइल है, इससे शुरू कर, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स से ही शुरू करते हैं, इसलिए जनरली पहली फाइल हम इंडेक्स ही बना देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। अब बनाते हैं एक जेएसएस जावास्क्रिप्ट की फाइल। इसका डॉट के बाद क्या एक्सटेंशन होता है? जेएस। सी शार्प फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है? विवेक तुम बताओ। सी शार्प की जो फाइल होती है उसका क्या एक्सटेंशन होता है? बोलो। हाँ, सीएस होता है। सही बात है, कॉन्फिडेंटली बोला करो इंटरव्यू में, चाहे गलत आंसर दो पर कॉन्फिडेंटली दो, क्योंकि हर इंटरव्यूअर क्या चाहता है कि एक कॉन्फिडेंट बंदा हर चलेना चाहता है। जो अंडर कॉन्फिडेंस है उसे बंदे को कभी कोई नहीं हायर करना चाहता। तो जो आता है उसे कॉन्फिडेंटली बोलो। ठीक है, मेन डॉट जेएस बना दी मैंने। अब बना दी, कुछ भी यहां पे लिखूंगा, यहां पे अपने आप चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो भाई बताना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि एचटीएमएल रन तो एचटीएमएल ही होगा, ब्राउजर पे चलेगा तो यही कोड, तो यहां पे इसको बताना पड़ेगा कि मेरे भाई तू चलियो, लेकिन जो मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूं उसको भी इस्तेमाल करियो। ऐसा नहीं कि खाली खुद ही इस्तेमाल हो, खुद ही लिख दे, इसको कुछ यूज ना करे, इसको भी भाई यूज करियो। तो बताने के लिए क्या सर करना पड़ता है? हाँ जी, पूछो। सर ये टैब चल रहा है एक्चुअली, इसको वाइड कर दो, पूरे स्क्रीन पे बहुत छोटा हो रखा है। अच्छा, आप कह रहे हो ये इसका साइज बढ़ा दे? अब आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है? हाँ सर। नहीं सर, ठीक इसकी है, स्क्रीन भी फुल कर दो ना। नई स्क्रीन तो मेरी तरफ से फुल है, वो आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। ओके। हाँ जी। वैसे आपको ये दिख रहा है पूरा, भी बड़ा बड़ा थोड़ा दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि इंडेक्स फाइल क्यों बनाते हैं, एचटीएमएल सीधा जावास्क्रिप्ट को रन क्यों नहीं करते। अब जावास्क्रिप्ट बना दी है, तो वहां पे इंडेक्स को बताना भी पड़ेगा कि एक जावास्क्रिप्ट है, इसको रन करना है। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें, राशि? यस सर। ठीक है, तो बताने के लिए क्या करते हैं, स्क्रिप्ट नाम का एक टैग होता है, उसे लगाते हैं। स्क्रिप्ट बताना पड़ेगा भाई सोर्स क्या है, ये स्क्रिप्ट क्या है, कौन सी स्क्रिप्ट लगा, सोर्स कहां पे है। तो क्योंकि ये सेम फोल्डर में है, तो सीधा मेन डॉट जेएस लिख दो। अगर एक फोल्डर के अंदर होता तो उस लोकेशन तक जानी पड़ती और फिर लिखना पड़ता। तो मैंने लिख दिया सीधा ये। तो अब इस लाइन से पता चल गया कि भाई एचटीएमएल तो एग्जीक्यूट करियो, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखा है उसको भी यूज करियो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही?
यस सर। वो तब तक नहीं पड़ेगा। अभी देखो ये गोला गोला सा आ रहा है, गोला गोला का मतलब क्या है, देखो ऊपर व्हाइट कलर का गोला गोला सा आ रहा है, इसका मतलब है भाई तूने कोड लिख तो दिया पर सेव नहीं किया। तो कोड लिख के कंट्रोल एस करना जरूरी है, जैसे कंट्रोल एस करोगे वो गोला गोला हट जाएगा। हट गया नहीं हटा? बोल। ठीक है, हट गया। तो कंट्रोल एस करना हर कोड के बाद जरूरी है यहाँ पे, अदरवाइज वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो भाई, अब ये पहला पेज हम थोड़ा रन करते हैं। रन करने के लिए यहां पे रन पे जाओ, स्टार्ट डिबगिंग कर दो। तो ये खुल गया पेज, खुल गया, लेकिन आप कह रहे हो कुछ आ ही नहीं रहा, हमें कैसे पता लगा खुलेगा नहीं खुला है नहीं खुला? तो टेस्ट करना है, इसे नीचे ले जाते हैं। टेस्ट करना है तो कोई एक डिव लगा दो या फिर H1 लगा दो। वेलकम टू IT एक्सपर्ट सर। अच्छा, यहां पे आपको बार बार रन करने की जरूरत नहीं होती, यहीं पे कंट्रोल एस करो और दोबारा से रिफ्रेश करो, अपने आप ही पेज रिफ्रेश हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर। आ गया। अब लेकिन हमें तो HTML पढ़ नहीं रहे, हमें HTML से लेना देना नहीं है, हमें सारा कोड किसका करना है? जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट से लेना देना है। आज खाली बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ये ये बताता हूं पहले। तो जावास्क्रिप्ट का कोड यहां पे नहीं दिखेगा आपको। जावास्क्रिप्ट का कोड देखने के लिए राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, तो एक इस तरह की विंडो आ जाएगी। हो सकता है आपके में ये विंडो यहां पे आ रही हो साइड में, वो डिपेंड करता है कि आपने कहां पे डॉक कर रखा है, उससे लेना देना नहीं है। इस 3 वाले बटन पे जाओ, जहां पे डॉक करोगे वहीं पे आ जाएगी। यहां पे किया तो बाहर आ गई, यहां पे किया तो इधर आ गई, यहां पे दबाया तो इधर आ गई, और नीचे किया तो नीचे आ गया। हम नीचे से देख लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे वाले यहां से ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। आपको जहां पे कंफर्टेबल लगे वहां से कर लो। यहां पे एलिमेंट में जाएंगे या फिर सोर्स में क्लिक करोगे तो ये देखो इंडेक्स डॉट फाइल है आपकी और मेन डॉट जेएस फाइल है, दोनों फाइल आपको दिख जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो आपका कोड ये देखो लिखा हुआ है, यहां पे दिख जाएगा। अगर यहां पे मैंने कुछ चेंज कर दिया, क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा है? चलो, अभी हो नहीं रहा, पर वैसे हो जाता है चेंज। चलो, यहां पे अगर चेंज कर दिया तो वो यहां पे दिख दिख जाता है बेसिकली। बट उसका मतलब ये है कि खाली ब्राउजर पे आप चेंज कर रहे हो, कोड में आपके चेंज नहीं होगा। जब आप जैसे ही ब्राउजर बंद करोगे कोड में तो वही सेम रहेगा। मेन डॉट जेएक्स फाइल खाली पड़ी हुई है। क्लियर है? कोई डाउट है? हमें किस पे आना है? इस कंसोल वाले पे। कंसोल में क्या आएगा? अब जो भी हम कोड करेंगे यहां पे चेक कर लेंगे, कंसोल वाले कंसोल विंडो पे। तो कंसोल विंडो पे आपको आना है। नेटवर्क में क्या होता है? जो भी आप, जैसे अगर आप मान लो कोई कॉल करते हो सर्वर साइड को, तो वो सारी सर्वर साइड वाली कॉल यहां पे जाती है। कॉल करने का मतलब यूआरएल पे क्लिक करोगे तो यहां पे बता देगा कि भाई इस सर्वर को हिट किया, ये डाटा लेके आया, ये सब चीजें। परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस वगैरह बताता है, मेमोरी वगैरह भी इन सब की आपको जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन में मैंने आपको दिखाया था जब कराया था काम, ये लोकल स्टोरेज वगैरह होता है कि कुछ अगर आपको एडिशनल चीज स्टोर करनी है ब्राउजर पे तो स्टोर भी कर सकते हो। पर हमें जो मतलब है इस कंसोल वाले से मतलब है। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो जी, आ जाते हैं अपने कोड पे, मेन डॉट जेएस पे। अब अपना कोड लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। सिंपल, जैसे दूसरी लैंग्वेज है वैसे ये भी लैंग्वेज है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे इंट i = 10 ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज क्या होती है? वैर होती है। वैर पहले यूज होती थी, अब इसे यूज नहीं करना। पहले वैर यूज होता था, अब ये हार्डली यूज होता है, बट कहीं कहीं पुरानी वाली एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ES5 के बाद लेट आ गया। लेट वैर की जगह पे आ गया। लेट मतलब कोई सा भी वेरिएबल ले लो। लेट, जैसे मैं लेता हूं value 1
इक्वल टू 100 डाल दिया मैंने, कंट्रोल एस किया और प्रिंट कराना चाहता हूं मैं इस कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कराना चाहता हूं। तो उसका कोड क्या है, जैसे वहां पे कंसोल डॉट राइट लाइन था, यहां पे कंसोल डॉट लॉग है, वैल्यू 1, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1, कंट्रोल एस किया, देखो यहां पे दिख गया, दिख गया नहीं दिखा, बोलो। यस सर, यस सर। अरे कहां दिखा? सर नहीं दिखा। झूठी मुठी का मत बोलो, रिफ्रेश करूंगा तो अब दिख जाएगा, या आप जो भी यहां पे चेंज करते हो रिफ्रेश करो तो दिख जाता है। दिख गया या नहीं दिखा अब? दिख गया सर। ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में पूछता रहूंगा जिससे कि आप इन्वॉल्व रहो, हर चीज में मेरी हानि बोल देना। चलो जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, वैल्यू आप इसमें कोई सी भी स्टोर करो, लेकिन करना आपको लेट में ही है। जैसे इंट अलग अलग नहीं लिखना, हालांकि आप इसमें इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी, और क्या बोलते हैं बुलियन भी, सब स्टोर कर सकते हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। अब इसका देखना होगा कि भाई ये कौन से टाइप की वैल्यू है। सर आपने जो वैल्यू 1 नाम लिखाया था सर, ये अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं ना? करेक्ट, नाम आपके हाथ में होगा, जैसे डॉटनेट में अपने हाथ में है वैसे यहाँ पे भी नाम आपके हाथ में है। ओके सर। अब यहाँ पे देखना हो कि ये वैल्यू किस टाइप की है, तो टाइप ऑफ बता देना है भाई, किसका टाइप बताना है, इस वैल्यू 1 नाम के वेरिएबल का टाइप बता दे। ये करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आ गया। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, इसने बता दिया भाई नंबर टाइप की वैल्यू है। वैसे ही अगर हम लेट करके लें, अच्छा यहां पे स्ट्रिंग को चाहे डबल कोट्स में लिखो चाहे सिंगल कोट्स में लिखो, एक ही बात है। तो यहां पे ये अलग नहीं मानता, स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में लिखो, एक ही बात है। हम कोई सा भी ले सकते हैं, डबल कोट्स में ले लेते। जनरली आप देखोगे सिंगल कोट्स में लिखा होगा तो हम सिंगल कोट्स ही लेते। यहां पे भी कंसोल डॉट लॉग कर दो भाई, क्या नाम है, वैल्यू 2, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे टाइप ऑफ देख लोगे। चलो भाई, कर दिया ये भी सेव। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी आ गया IT एक्सपर्ट था और उसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग था। ऐसे ही एक और बना लेते हैं, इस बार क्या लेते हैं हम, बूलियन। ट्रू ले लेते हैं, वैल्यू 3, तो रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अच्छा देखो मजे की बात देखो, वही कोड यहाँ पे भी आ रहा है, और ये कंसोल जो है ना, ये बेसिकली अपने आप में ही जावास्क्रिप्ट का आपको कोड लिखने भी देगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी कोड लिख सकते हो। जैसे अगर मैं वैल्यू 1 को प्रिंट कराना चाहूं, अगर मैं वैल्यू 1 को प्रिंट कराना चाहूं तो ये देखो एंटर मार दिया, वैल्यू 1 प्रिंट हो गया। तो कंसोल जो ये स्क्रीन है, यहां पे भी आप कोड लिख सकते हो पूरा जावास्क्रिप्ट का, लेकिन यहां पे लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि कल ब्राउजर बंद गया, ये कोड खत्म। तो आपको कोड इसलिए यहां पे लिखना पड़ता है क्योंकि आपको कोड हमेशा के लिए चाहिए ना अपनी वेबसाइट में। यहां पे जो भी कोड लिखोगी, जब तक ब्राउजर बंद हो जाएगा तो कोड गायब। कोई सा भी कोड लिखो, चाहे यहां पे चेंज करो, चाहे इसमें फाइल में जाके चेंज करो, चाहे कुछ कहीं पे भी कुछ भी चेंज करो, जैसे ही आपने ब्राउजर बंद किया वो कोड गायब। तो इसीलिए कोड यहां पे लिखते हैं ना कि यहां पे, लेकिन कंसोल ने ये दे रखा है कि कभी कुछ छोटा मोटा टेस्ट करना हो आपको तो आप यहीं पे चेक कर सकते हो। वैल्यू 3 बता दे भाई क्या है। क्लियर है, कोई डाउट है?
क्लियर है सर। चलो जी, वापस आते हैं। ये तो हो गए वेरिएबल्स, स्ट्रिंग डाल दिया हमने, इंटीजर डाल दिया। अच्छा, इसमें डेसिमल वेसिमल ये सब इंटीजर टाइप के ही होते हैं। तो अगर मैं 100 की जगह 5 2 डाल दूं और रिफ्रेश करूं, तो सॉरी इंटीजर नहीं, नंबर टाइप के, तो डेसिमल भी नंबर, कोई भी नंबर बोलते हैं, नॉर्मल को भी नंबर बोलते हैं। तो ये भी नंबर आ रहा है, चाहे 100 लिखूं तो भी नंबर आएगा। चलो जी, अब अगला आता है। इसके अलावा क्या होता है, खाली बेसिक बेसिक जान रहे हैं। अच्छा, कमेंट कैसे करते हैं यहाँ पे, ऐसे कर दो जैसे वहां पे करते थे, वैसे यहाँ पे भी करते हैं। एरे, एरे कैसे लेते हैं भाई, एरे लेने के लिए लेट वेजिटेबल्स, ब्रैकेट ओपन क्लोज करो और इसमें डाल दो पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, काम खत्म। लेकिन प्रिंट करना चाहोगे, अभी देखो खाली वेजिटेबल को प्रिंट कराता हूं, तो ये देखो पूरा का पूरा एरे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, पूरा वेजिटेबल पड़ा हो तो। और चाहो पूरा वेजिटेबल देखो, जब मैंने प्रिंट कराया तो उसने पूरा का पूरा एरे इस तरह से दिखाया। एक एरे है, अंदर घुसे, 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, लेंथ पे ये। अब एक एक करके प्रिंट करना है, तो कैसे करते थे, फोर लूप लगाते थे ना। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आज हम खाली बेसिक पढ़े, कल बताऊंगा कि फॉर लूप में भी डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है वो सब कल बताऊंगा, फिलहाल के लिए तो आपको सेम ही लग रहा होगा। एक एक करके प्रिंट कराना है तो एक एक करके भी प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है। अब वेरिएबल हो गए हमारे, एरे बन गया। अब एरे जैसे मैंने इसका बनाया, अभी आपको इसमें क्लास हो सकता है छोटी लगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करना है इसमें। जैसे अभी मैंने एक एक बना दिया, आपको 3 3 4 4 एरे अलग अलग तरह के बना के देखने, क्योंकि हाथ बैठना इंपॉर्टेंट है। अब क्या आता है, फोर लूप के बाद एक और चीज लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे भाई, ओबीजे कार ले लेते हैं ना। इस तरह से करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। और कार में क्या होता है, प्रोसीड, और एक और चीज दिखा कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, आएगा ना। देखो एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कलर रेड, ब्रांड क्या हो गया, होंडा। कोमा लगाना भूल गया। देखो, अरे
देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी वही होता है जो वहां पे होता है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज होती है। हर सॉरी प्रॉपर्टीज और वो होता है ना फंक्शनैलिटी होती है। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ यहाँ पे दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक तो वो भी बनता है जैसे वहां पे सी शार्प में कैसे ऑब्जेक्ट बनता था। आपको पहले एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता था। उस प्रोटोटाइप को क्लास कहते थे। उस क्लास को न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। फिर डॉट डॉट करके आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ती थी। बात सही है नहीं है? यस सर। यहां पे क्या करते हैं वैसे भी बनता है जैसे सी शार्प में बनता है वैसे भी बनता है। लेकिन जनरली जब हम एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमें हमें प्रोटोटाइप नहीं चाहिए, हमें खाली एक कार को दिखाना है एज अ ऑब्जेक्ट, तो हम इस तरह से बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्लेस में आप देखोगे कि इसी तरह से ऑब्जेक्ट बना होगा। यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। अब मेथड बनाना हो तो मेथड, और उस मेथड मतलब फंक्शन बोलते हैं यहाँ पे। फंक्शन और फंक्शन का जो भी डेफिनेशन है वो ऐसे दी जाती है। फंक्शन लिखने का तरीका कैसे है? ऐसे। अब प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। क्या नाम है हमारे ऑब्जेक्ट का? ओबीजे कार डॉट नंबर ऑफ सीट्स प्रिंट करा दिया। क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी? कलर एंड ब्रांड है, कलर प्रिंट करा दिया। और ब्रांड प्रिंट करा दिया। लास्ट में क्या था? मेथड था। मेथड तो भाई फंक्शन है, तो ऐसे करके प्रिंट करा दिया। दोबारा एक बार चेक करो ऑब्जेक्ट कैसे बनाया। वहां पे प्रोटोटाइप बनाना पड़ता था हमें। एक क्लास बनानी पड़ती थी, उसका ऑब्जेक्ट बनता था। यहाँ पे क्लास व्लास की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बता रहा हूं आपको, करा के दिखाऊंगा भी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में शायद उसका नंबर आएगा, जहां पे मैं आपको क्लास बना के ऑब्जेक्ट बना के भी दिखाऊंगा। लेकिन जनरली जब आपको एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो आप क्या करते हो? एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया इसमें, और जो प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू दे दी। प्रॉपर्टी का नेम डिफाइन किया, वैल्यू दे दी, नेम डिफाइन किया, वैल्यू दी, और फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर देते हो। क्लियर है? कोई डाउट है? प्रिंट कराना होगा तो इस तरह से आप प्रिंट करा लोगे। ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा ऐसे लिख देता ना जिससे पता चल जाए फंक्शन स्टार्ट हो गया। ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड है। चलो अब इसे रन करेंगे कंट्रोल एस करके। तो ये देखो, जो चारों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे आ गई। आ गई या नहीं आई? ये सर। यस। रीड एक बार यहाँ पे किसे क्लिक कर देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा कंसोल लोग। दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो दोबारा आ जाएगा। तो क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक बार। खाली ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब लिख रहे हैं तो क्या आता है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट की डिटेल बता देता है। ओपन करेंगे, बताएगा भाई एक्सेलेरेटर नाम का एक फंक्शन है आपका। इसे भी ओपन करेंगे तो अपने अंदर की चीजें बता रहा है, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको। बाकी प्रॉपर्टी बता देगा, तीनों प्रॉपर्टी है वो बता देगा। फिर एक प्रोटोटाइप एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, जो हर ऑब्जेक्ट के पास एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है अपने अंदर। हर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे प्रोटोटाइप कहते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, पर अभी तक आप उतना समझदार नहीं बने कि मैं अभी बता दूंगा आपको। ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे हम। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, बस ये अभी के लिए समझो, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, हर ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएगी। और ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होती है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। मेन मेन चीजें यही होती है यहाँ पे, मतलब वेरिएबल होते हैं, एरे होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इनके साथ ही आपको पूरा खेलना होता है। क्या क्या चीज बना सकते हो, कितने तरीके के फंक्शन बनाओगे, कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें तो कल की क्लास में अलग अलग तरीके के फंक्शन बनाएंगे। एरे के साथ साथ क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं वो बताया जाएगा कल, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे।
और ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या नए नए कारनामे कर सकते हैं वो बताया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है आज की क्लास का? क्लियर। ये पहले से ही तुम्हें आता था नितिन या कुछ नया सीखा? नहीं सर, वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह तो आता था सर पहले से।